नमस्कार, डीडी न्यूज के इस सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरे सांकेतिक भाषा के एंकर शरद मुदगल। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति ने मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में दैनिक सकल द्वारा आयोजित सहकारिता कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, सहकारिता से कृषि और गांव की तस्वीर बदलने में निभाई अहम भूमिका। अगले 3 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स बनाने का लक्ष्य। वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में आज जुड़ा एक और अध्याय। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। चीतों की संख्या बढ़कर हुई 20। राजस्थान में पीएफआई के प्रदेश पदाधिकारियों के घरों पर एनआईए की छापेमारी। जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा सहित अन्य जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक। खुले राव पर जीएसटी को किया गया 0, जबकि प्री पैकेट और लेबल्ड राव पर लगेगा 5% जीएसटी। पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी को किया गया 18 से 12%। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में रायसीना एट सिडनी सम्मेलन को किया संबोधित। कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कैशलेस लेन देन का बना रहा है रिकॉर्ड। कहा, देश ने इस साल 7% आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है। अगले 5 वर्षों में इससे ज्यादा की उम्मीद। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया 62 रन से आगे। पहली पारी में 262 रन पर सिमटी भारतीय टीम। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने की शतकीय साझेदारी। महिला T20 विश्व कप में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में अपने पहले 2 मैच में दर्ज की जीत। दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद। पारंपरिक धार्मिक उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। देश भर के शिवालयों में श्रद्धालु कर रहे उत्साह के साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रपति ने मदुरई स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। रविवार को राष्ट्रपति वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाएंगी और 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को संबोधित करेंगी। वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में आज एक और अध्याय जुड़ गया। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन के कारण ही चीते भारत में पुनर्स्थापित हो रहे हैं। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। अब चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश लाए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। पहले 8 चीते आए थे और आज फिर से 12 चीते आए हैं। पहले जो चीते आए थे वे इस वातावरण में पूरी तरीके से ढल चुके हैं। वे स्वाभाविक रूप से जीवन जी रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने चीता मित्रों से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने दिसंबर में
चीता प्रोजेक्ट को शुरू किया था। आज इस प्रोजेक्ट का दूसरा भाग शुरू हुआ है। इस बीच नामीबिया से आए चीतों का क्वारंटाइन पूरा हो गया है। बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग अधिकारियों ने 6 महीने में 450 चीता मित्र तैयार किए हैं। राजस्थान में पीएफआई के प्रदेश पदाधिकारियों के घरों पर एनआईए ने छापेमारी की है। जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा और भीलवाड़ा में कुल 7 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। एनआईए की टीम ने राजस्थान के कोटा में 3 पदाधिकारियों और बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा में एक पदाधिकारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण, एयर गन, धारदार हथियार और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पंजाब के गुरदासपुर जिले के खसावली गांव में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जवानों ने अवैध गतिविधियों का पता चलते ही गांव की सीमा पर छापेमारी शुरू की, जिसके बाद उन्हें कई हथियार बरामद हुए। इसमें हेरोइन के 20 पैकेट, चीन और तुर्की में बनी 2 पिस्तौल, पाकिस्तान में बनी 6 मैगजीन और 242 कारतूस शामिल है। पाक तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर गोलियां भी चलाई और वो कोहरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 13 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर के 4 दल भी शामिल हैं। चुनावी मैदान में सर्वाधिक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के हैं। इन चुनावों में 36 महिलाओं सहित कुल 375 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों के लिए 12 राजनीतिक दलों ने 4 महिलाओं सहित 183 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्वोत्तर के सह प्रभारी ऋतुराज सिन्हा ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेघालय में टीएमसी सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है और मेघालय की जनता टीएमसी की चाल को समझती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब इनसे ऊब चुकी है। टीएमसी पर एक और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस बंगाल मॉडल का जिक्र अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं वो सिर्फ उगाही और अवैध घुसपैठ पर खड़ा हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र में दैनिक सकल द्वारा आयोजित सहकारिता कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सहकारिता में महाराष्ट्र महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता ने कृषि और गांव की तस्वीर को बदल दिया है। इस कड़ी में अब न केवल गेहूं और धान की 20% खरीदारी की जाती है, बल्कि ग्रामीण विकास में भी सहकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमित शाह ने कहा कि देश में पहली बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी और लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल जी दर्डा के जन्म शताब्दी वर्ष एवं लोकमत नागपुर संस्करण के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि लोकमत का पत्रकारिता जगत में 50 वर्षों तक का ये सफर शानदार है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने अभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। उनकी सरकार आने के बाद आंतरिक सुरक्षा की 3 बड़ी चुनौतियां थी: कश्मीर, उत्तर पूर्व और वामपंथी उग्रवाद। इन तीनों चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा गया है, जिसके बाद हिंसा में बड़ी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नागपुर में लोकमत के गोल्डन जुबली समारोह के मौके पर अनेक पुस्तकों का लोकार्पण किया। साथ ही लोकमत के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसके बाद अमित शाह ने नागपुर में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और लेखक एमएस गोलवलकर को आरएसएस स्मृति मंदिर में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। रमेश बैस ने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। उधर झारखंड में सीपी राधाकृष्णन ने आज नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल बन गए हैं। राजधानी शिमला स्थित राजभवन में आज हुए एक सादे समारोह में प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश सवीना ने उन्हें शपथ दिलाई। शिव प्रताप शुक्ल ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और मंत्रिमंडल सदस्यों सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक हुई। बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी या तो शून्य कर दिया गया या फिर कम कर दिया गया। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने आज घोषणा की है कि जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी मुआवजे का पूरा बकाया जून का कुल 16,882 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राव का जीएसटी रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राव लिया जाता है तो उस पर रेट 0% जीएसटी लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेवल्ड होगा तो इसमें 5% जीएसटी लगेगा। पेंसिल शार्पनर में जीएसटी को कम करके 18% से 12% किया गया है। टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर जीएसटी में कुछ शर्तों के अधीन 18% से घटाकर 0 किया गया है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पर भस्म आरती भी की गई। शिव की नगरी वाराणसी में सुबह से ही विश्वविख्यात काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई और तमिलनाडु में भी भक्तों का तांता मंदिरों में देखने को मिल रहा है। उधर दिल्ली में महाशिवरात्रि की पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए। प्रातःकाल से ही भारी पैमाने पर श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं। केवल प्रदेश के ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग अपने परिवार के साथ आज महादेव का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरा दशेश्वर महादेव मंदिर महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर शिव चालीसा और मंत्रों के सुरीले उच्चारणों से भी गूंज रहा है। तिरुवनंतपुरम के विझीजम के शिव मंदिर अजीमाला में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ लंबी कतार बनाए महाकाल के दर्शन करने को व्याकुल है। प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु की भक्ति में लीन हो केवल एक ही नाम जप रहा है, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में आस्था और भक्ति चरम पर है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती देखी जा सकती है। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ श्रद्धालु महादेव की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। भारत समेत कई देशों में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पड़ोसी देश नेपाल के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हो रही है। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मंदिर परिसर में
प्रवेश करने के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी हैं। पूजा और दर्शन के लिए पशुपतिनाथ मंदिर आने वाले भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए पहले से ही व्यवस्था की गई थी। इसके लिए करीब 5,000 सुरक्षा कर्मियों और 4,000 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले 20 अप्रैल को भैरवनाथ जी की पूजा होगी और 21 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी विश्राम करेगी। शनिवार शिवरात्रि के अवसर पर पंचकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में आयोजित धार्मिक समारोह में श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलिया में रायसीना एट सिडनी सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज के वैश्विक परिदृश्य में समान विचारधारा वाले देशों को अर्थव्यवस्था को जोखिम से मुक्त करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि देश ने दशकों की विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश ने लोकतांत्रिक राह को अपनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट में भी शामिल हुए। डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से सिडनी में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में आज का मत आर्थिक भरोसे का है। उन्होंने कहा कि हम इस वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रख रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश में डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाला देश बनकर सामने उभरा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इंडो पैसिफिक, क्वाड में प्रगति, G20 पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विदेश मंत्री ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हस्ताक्षर वाला बल्ला उपहार के रूप में भेंट किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। मेलबर्न में उन्होंने श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के सूरत में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल उधना में दशेश्वर महादेव मंदिर के पास बना लक्ष्मी नारायण BRTS बस स्टॉप आग की चपेट में आ गया। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के रियासी के आलिया इलाके में एक बस खाई में गिर गई। बस के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए हैं। दक्षिण कोरिया से 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल महात्मा बुद्ध की सैकड़ों साल पुरानी अस्थियों को लेकर आज औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड अंतर्गत परसा पहुंचा, जहां उनका स्थानीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध भिक्षुओं की तीर्थ यात्रा की मेजबानी भारत कर रहा है। उनके साथ मीडिया कर्मियों की एक टीम भी है। ये पैदल यात्रा सांगवोल सोसाइटी की ओर से की जा रही है, जो बौद्ध स्थली सारनाथ से नेपाल की लुम्बिनी तक जाएगी। इस दौरान 43 दिनों के भीतर 1167 किलोमीटर की यात्रा संपन्न होगी। तीर्थ यात्रा में शामिल यात्रियों ने बताया कि विश्व में शांति की कामना, कोविड-19 जैसी महामारी का पुनर्जन्म न होने और भारत कोरिया के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पूरा होने पर कोरियाई बौद्ध भिक्षुओं का दल पूजा अर्चना एवं प्रार्थना के लिए पदयात्रा पर निकला हुआ है। बौद्ध भिक्षु
शिनवंग ह्यून ने बताया कि इस पदयात्रा से भारत और कोरिया के बीच मौजूदा संबंध प्रगाढ़ होंगे। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों तथा परंपराओं का आदान प्रदान होगा। ये दल 18 फरवरी तक औरंगाबाद जिले में प्रवास करेगा। दल के साथ चल रहे द्विभाषिया मलकीत सिंह ने बताया कि बौद्ध भिक्षुओं का दल उत्तर प्रदेश के सारनाथ से महात्मा बुद्ध की मूर्ति को लेकर रथ पर चल रहा है। विश्राम करने व रवाना होने से पहले बौद्ध भिक्षु उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद सुगम व सुरक्षित स्थल पर विश्राम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के शिनवंग ह्यून ने बताया कि उनका दल भगवान बुद्ध के विचारों, नीतियों, उद्देश्यों के साथ साथ शांति, भाईचारा, मानवता और वैश्विक बंधुत्व का संदेश फैला रहा है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास कल 28 पर्यटकों को लेकर असम के धुबरी पहुंचा। पर्यटकों ने आज धुबरी के गौरीपुर के पास टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध अशारी कंडी गांव का दौरा किया। इस कार्यक्रम का आयोजन धुबरी जिला प्रशासन द्वारा किया गया था और पर्यटक गांव में बनी मिट्टी की विभिन्न वस्तुओं से प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने धुबरी में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के हेरिटेज गुरुद्वारा का दौरा किया। पर्यटकों ने तेतुल ताला में महारानी विक्टोरिया की ब्रिटिश निर्मित प्रतिमा का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के रण उत्सव में धोरंडू टेंट सिटी पहुंचे। यहां सीमा सशस्त्र बल के जवानों द्वारा उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने कच्छ के हस्तकला कारीगरों से मुलाकात की और टेंट सिटी का भी दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र और सरकार का उद्देश्य कि लोगों को मोटे अनाज का सेवन के प्रति ज़्यादा उनका रुझान पैदा करें। इसी कड़ी में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बाजरा से बने कई लजीज व्यंजन की प्रदर्शनी लगाई गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि चीन हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश की प्रक्रियाओं में और हमारे चुनाव के दौरान भी दखल देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इससे निपटने के लिए अधिक से अधिक उपकरण विकसित करने के लिए पिछले कई वर्षों से कड़ी मेहनत कर रही हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे संस्थानों को सुरक्षित रखा जाए। ट्रूडो ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि 2019 और 2021 के चुनाव में मतदान के परिणाम कनाडियंस अलोन एट द बूथ द्वारा तय किए गए थे। गौरतलब है कि यह टिप्पणी स्थानीय मीडिया द्वारा चुनाव में संदिग्ध चीनी दखल पर कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा के वर्गीकृत दस्तावेजों की रिपोर्ट के बाद सामने आई है। अमेरिका के मिसिसिपी में शूटिंग की घटना सामने आई है। टेनेसी स्टेट लाइन के पास मिसिसिपी के एक छोटे से शहर अर्का बुटला में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिसिसिपी के गवर्नर टेट रीव्स ने कार्यालय ने कहा है कि इस संबंध में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। रीव्स ने एक बयान में कहा कि संदिग्ध ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि घटना के पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान के कराची में पुलिस स्टेशन पर पाकिस्तान तालिबान द्वारा किए गए हमले के बाद पुलिस ने वापस मुख्यालय पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कई घंटे चले संघर्ष के बाद तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। गोलीबारी के दौरान 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के एक जवान की इस घटना में मौत हुई है। गौरतलब है कि शहर के कुछ सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय वाले इस मुख्यालय में कई हथियारबंद आतंकी घुस आए थे और इमारत से गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनने को मिल रही थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 263 रन के जवाब में 262 रन बनाकर आउट हो गई। इस मैच में भारतीय पारी की शुरुआत खराब रही। केएल राहुल,
रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर सस्ते में पवेलियन लौट गए। रोहित 32 रन, राहुल 17 रन, पुजारा 0, अय्यर 4 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली 84 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 114 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए भारत को राहत दी। अक्षर ने लगातार दूसरी पारी में बेहतरीन अर्धशतक लगाया। वे 115 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अश्विन 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नेथन लॉयन ने 5 विकेट हासिल किए। वहीं इससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। डेविड वार्नर 15 रन बनाकर मोहम्मद शमी का शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पीटर हैंड्सकॉम्ब और उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक लगाए। भारत के लिए शमी ने 4 और अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट हासिल किए थे। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया की नज़र टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत पर है। उससे पहले मैच में पाकिस्तान और दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को इंडिया की टीम हरा चुकी है। भारत ग्रुप में 2 मैचों में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने भी 2 मैचों में 2 जीत हासिल की है। वह बेहतर रन रेट के कारण पहले पायदान पर है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रचते हुए एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस तरह भारत ने पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक सुनिश्चित कर लिया है। भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए ये मुकाबला 3-2 से अपने नाम किया। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।